हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू करने वाले हैं। 80 क्वेश्चन तक हमने पीछे डिस्कस कर लिए थे, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारे पास, साहित्य लोचन कृति के रचनाकार कौन है? तो आपको पता है ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, श्याम सुंदर दास। बहुत इंपॉर्टेंट है साहित्य लोचन कृति श्याम सुंदर दास की। आगे चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 82 है, डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? देखिए दो प्रश्न बनते हैं। दूसरी परंपरा की खोज ये आलोचना है ना, आलोचनात्मक पुस्तक है ये डॉक्टर नामवर सिंह की, हर बार पेपर में पूछी जाती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पर अब क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? देखिए नया क्वेश्चन है, किस पर केंद्रित है, तो ऑप्शन डी जो है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी पर दूसरी परंपरा की खोज जो है ये केंद्रित है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। ट्रेजर का हिंदी में क्या अर्थ होता है? तो ट्रेजर का हिंदी में अर्थ जो होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, खजानची या कोषा अध्यक्ष जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 84 की तरफ। क्वेश्चन 84 है, दोहा छंद है। तो देखिए दोहा छंद जो है ना आपका, दोहा छंद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे भी आपका जो दोहा छंद है ना, ये दोहा छंद जो होता है ना आपका, ये अर्धमात्रिक छंद होता है। इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्धमात्रिक छंद जो है ये आपका दोहा छंद जो होता है, ये अर्धमात्रिक छंद होता है आपका दोहा। ठीक है, अगर हम वहीं पर बात करें सममात्रिक छंद की, तो देखिए सममात्रिक छंद आपका रोला और आपका चौपाई, ये आपका जो है सममात्रिक छंद आते हैं। ठीक है, अगर हम रोला और चौपाई की बात करें तो ये दोनों ही आपके क्या आते हैं, एक मिनट पेन ले लूँ। सममात्रिक छंद जो है आपके रोला और आपका ये चौपाई, ये सममात्रिक छंद आते हैं। रोला में जो है 24 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण पर 11 और 13 रहती हैं। ठीक है, चौपाई में जो है आपकी वो 16 मात्राएं होती हैं, है ना। और अगर आगे हम बात करें विषम मात्रिक छंद की, तो जो आपका विषम मात्रिक छंद होता है ये छप्पे। ठीक है, छप्पे को हम विषम मात्रिक छंद बोलते हैं। ठीक है, छप्पे जो है ये आपका विषम मात्रिक छंद होता है और इसके प्रत्येक चरण में जो है 24 मात्राएं होती हैं। अंतिम दो चरणों में 26 या 28 मात्राएं इसके रहती हैं। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें वार्णिक छंद की, तो वार्णिक छंद में तो आपके बहुत से उदाहरण आते हैं, जैसे इंद्र व्रज आता है आपका। ठीक है, द्रुत विलंबित आता है, मंद्राता आता है, मालिनी आता है। ठीक है, ये सब आते हैं। पर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका वार्णिक छंद में, वो आपका दो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। एक आपका सवैया और एक आता है आपका कवित्त। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवैया की अगर बात करें तो सवैया में जो है आपका ये वार्णिक छंद होता है, प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। ठीक है, कवित्त की अगर बात करें तो इसके प्रत्येक चरण में 31, कहीं पर 32 भी होते हैं, या फिर 33 वर्ण जो है, इसमें 33 जो वर्ण जो है वो रहते हैं आपके वार्णिक छंद में। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 85 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि काव्य अलंकार सार संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, उद्भट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके उद्भट का ये काव्य अलंकार। ठीक है, काव्य अलंकार सार संग्रह। अगर आगे है हमारे पास भामा और रुद्रट पूछे गए हैं। ठीक है, भामा और रुद्रट की अगर बात करें तो इनका आता है काव्य अलंकार। ठीक है, काव्य अलंकार ये दोनों का ही सेम आता है, काव्य अलंकार। भामा और रुद्र का दोनों का काव्य अलंकार आता है। अगर वहीं पर हम वामन की बात कर लें तो वामन का जो है ना आपका, तो ये आता है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। ठीक है, वामन का क्या आता है आपका काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, ये जो आता है आपका ये वामन का आता है। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। ठीक है, ये आपका वामन का आता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है हमारे पास, कि काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति के रचनाकार कौन है? तो अभी हम पीछे ही पढ़कर आए हैं कि वामन जो है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। रामचंद्र गुणचंद्र की बात करें तो इन्होंने नाट्य दर्पण लिखा है। अगर मैं लिखूंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, पर मैं फिर भी जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, रामचंद्र गुणचंद्र का इनका नाट्य दर्पण आ जाता है। गरुयक की बात करें तो इनका अलंकार सर्वस्व आ जाता है ना। ये फेमस है, मतलब हर बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है सारे, मतलब हर बार पूछे जाते हैं। आपको पता है हर रूप में कहीं ना कहीं पर ये आते ही आते हैं। ठीक है, तो आपका जो अरुयक है इनका अलंकार सर्वस्व आ जाता है। ठीक है, और अगर रुद्र की बात करें तो इनका काव्य अलंकार हम पीछे पढ़कर ही आए हैं, काव्य अलंकार जो है आपका वो रुद्र का आ जाता है। ठीक है, फिर भी बोल देती हूँ, वामन का काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति आता है, रामचंद्र गुणचंद्र का नाट्य दर्पण आता है, रोयक का जो है आपका
ये रुयक का आपका जो आता है वो अलंकार सर्वस्व आता है, और आपका ये रुद्रट जो है इनका काव्य अलंकार आता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। काव्य दर्श का रचनाकार है। तो देखिए काव्य दर्श की अभी हमने बात की थी, काव्य दर्श जो है ये आपका दंडी का है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी दंडी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वामन का भी हम पढ़कर ही आए हैं पीछे, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है। ठीक है, अगर हम आनंदवर्धन की बात करें तो इनका ध्वन्यालोक आता है आनंदवर्धन का। ठीक है, राजशेखर की बात करें तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने प्रतिभा के दो भेद माने थे आपके। ठीक है, कारित्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। ठीक है, देखिए कारित्री और भावित्री प्रतिभा क्या होती है। भावित्री प्रतिभा जो होती है वो सहृदय में होती है, मतलब हृदय में जो भाव हमारे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं कि भावित्री प्रतिभा, मतलब भाव जिससे मन में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और बाकी अगर आगे चले हम क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 88 है बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबा रही में अलंकार कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रुयक जो है, और सॉरी रूपक जो है इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रूपक। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका रूपक होगा। अगर हम थोड़ी सी बात यहाँ पर रूपक की करें तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए पर सा सी से ना आए तब रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदय गिरिमंच पर रघुबीर बाल पतंग, है ना। मैं बहुत बार ये चीज़ बोल बैठी हूँ, है ना, कि जैसे जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए। ठीक है, अब बीती विभागरी जागरी री के बाद देखिए आपका योजक चिन्ह है, पर यहाँ पर सा से सी कहीं पर भी नहीं है। ये देखिए यहाँ पर ये योजक चिन्ह लगा है ना, अंबर पनघट में डूबी रही में अलंकार, पर इसमें सा से सी नहीं है ना। और दूसरा हमने ये बोला था कि आगे जब हमने उपमा अलंकार की आगे मैं बताऊँगी आपको इसका भी। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम श्लेष की अगर हम बात करें श्लेष अलंकार की अगर हम बात करें तो श्लेष में हमने बोला था श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून पानी गए न ओबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर जो मैंने बोला था कि एक पानी जो है वो मतलब एक पानी का जो अर्थ होता है वो पानी जो हम पीते हैं, और एक पानी जो होता है वो विनम्रता होता है। ठीक है, अतिशोक्ति की बात करें तो अतिशोक्ति तो आपको पता है कि किसी भी बात का बढ़ा चढ़ा कर जो है वो वर्णन कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। तो 89 है चरण कमल बंदो रघु राई में अलंकार है। तो 89 को जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार जो है आपका ये हो जाएगा, मतलब जब रूपक अलंकार में फिर जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए पर सा से सी ना आए तब आपका रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो उपमा की अगर हम बात करें, ऑप्शन बी उपमा की अगर हम बात करें तो उपमा में आपको पता है जब पंक्ति में योजक चिन्ह तो आए पर वहाँ पर जो है सा से सी सरिस भी शब्द आए तब आपका जो है वो आपका उपमा अलंकार हो जाता है। संदेह में तो आपको पता है किसी बात की जब मतलब किसी बात पर जब भ्रांति या संदेह उत्पन्न हो जाए तो उसे संदेह अलंकार कहते हैं। श्लेष के हमने अभी बात कर लिया कि श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 90 क्वेश्चन की तरफ। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो यहाँ पर संदेह अलंकार होता है। ठीक है, संदेह जहाँ पर रहता है वहाँ पर मतलब जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ पर कौन सा, तो संदेह अलंकार होता है। ठीक है, संदेह अलंकार इसका एक बहुत ही मतलब फेमस सा एक इसका वो उदाहरण है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ठीक है, ये बहुत ही फेमस है और मतलब इसका संदेह में जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका हो, तो देखिए ये कह रहा है पहले कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ठीक है, तो मतलब अनेक उपमानों की शंका यहाँ पर हो रही है। ठीक है, यमक की हमने आगे बात कर ही ली है कि एक यमक की अगर हम बात करें तो एक ही शब्द एक से अधिक बार आए। ठीक है, सॉरी कि हमने यमक की बात कर ली है कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हों। जैसे कनक कनकते सोगुनी मादिकता अधकाए, मतलब कनक की एक जगह धतूरा है और दूसरा कनक जो है वो सोना है। फिर एक और आता है काली घटा का घमंड घटा है, तो एक घटा बादलों की घटा है और दूसरी घटा कम हो जाना है। ठीक है, आगे चलते हैं भ्रांतिमान का भी थोड़ा सा अगर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर पेन ले लेती हूँ एक मिनट। अगर भ्रांतिमान की बात करें तो भ्रांति मतलब रूप रंग कर्म आदि की समानता के कारण जहाँ एक ही वस्तु में किसी भी वस्तु की मतलब
मतलब भ्रांति कल्पित हो जाए, मतलब भ्रांति सी उत्पन्न हो जाए। जैसे अगर एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, इसका उदाहरण है, मुझे याद आ रहा है, नाक का मोती अधर की कांति से, बीच दाड़िम का समझ भ्रांति से, देख उसको ही हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शक ये कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या हो रही है, भ्रांति हो रही है ना। आगे चलते हैं 91 की तरफ। साथी स्वप्न संसार सजाता है मैं, अलंकार कौन सा है। देखिए साथी इसका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार भी मैं आपको थोड़ा सा बता ही देती हूँ। अनुप्रास अलंकार की अगर हम बात करें तो जब वर्ण वार वार ए आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, जब क्या होता है, साथी स्वप्न संसार सजाता है मैं, अलंकार मतलब वर्ण की बात की गई, शब्द नहीं है, सिर्फ वर्ण की बात की गई है। जहाँ पर बोला कि जब वर्ण बार बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखिए साथी स, स्वप्न स, संसार स, सजाता स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक ही वर्ण बहुत बार आया है तो ये कौन सा हो गया, आपका अनुप्रास अलंकार हो गया। श्लेष की हमने बात कर ली है। ठीक है, अगर हम उत्प्रेक्षा का भी आपको मैं थोड़ा सा अगर मैं आपको बता ही दूं, उत्प्रेक्षा का भी, तो हमने जो उत्प्रेक्षा की बात की थी कि जब पंक्ति में, मतलब इसका तो सिंपल सी ट्रिक याद रखो यार, उत्प्रेक्षा का क्या होता है कि जब पंक्ति में मानो जानो मानो जानो शब्द आते हैं ना, तब वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, जानो मानो जानो जैसे शब्द आते हैं, इतनी लंबी चौड़ी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा ट्रिक याद रखो कि जब पंक्ति में मानो जानो जानो जैसे शब्द आते हैं तब वो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। जैसे मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, उस क्रोध के मारे तनु अपना कांपने लगा, है ना। तो मतलब जानो मानो शब्द इसमें आते हैं, मानो हो गया, है ना। तो इस तरह से ठीक है, आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। 92 है हमारे पास, यह अनुरागी चित्त की गति समझ नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। तो ये पंक्ति बहुत बार पूछ भी ली जाती है। तो ये आपकी बिहारी की पंक्ति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो अलंकार पूछा गया है तो इसका जो अलंकार होगा ये ऑप्शन बी विरोधाभास अलंकार होगा। ठीक है, अगर थोड़ी सी विरोधाभास की भी अगर बात कर लें तो ये काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, तो चलो फिर भी बता देती हूँ। जहाँ विरोध ना रहने पर भी विरोध का आभास होता है ना, वहाँ पर मतलब विरोधाभास अलंकार, मतलब जहाँ पे कोई किसी तरह के विरोध ना रहने पर भी, मतलब विरोध नहीं है पर फिर भी उसका आभास हो रहा है तो उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर यही बोला गया, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। ठीक है, एक इसका और फेमस बहुत सा उदाहरण मतलब आते हैं, जैसे शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनल का, है ना। तो आगे चलते हैं, अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 93 की तरफ, कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका 3 होते हैं। ठीक है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, है ना। च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको पता है कि 94 च वर्ण का उच्चारण स्थान जो है आपका तालु होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, हमने पीछे वैसे बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है इन चीज़ों को, पर फिर भी अगर आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता दूँ कि च वर्ण जो आता है ना आपका, ये कौन सा था हमारा, च वर्ण की अगर बात करें तो ये तालु में आता है आपका। ठीक है, और तालु की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपके च वर्ग के सारे ही रहेंगे, च छ ज झ न, साथ में आपका य और श भी आपका तालु में रहता है। फटाफट से मूर्धा की बात करते हैं। ठीक है, मूर्धा में आपका जो है वो आपका ट वर्ग रहता है, ट ठ ड ढ न, साथ में जो है आपका मूर्धा में ऋ ऋषि और श षटकोण भी रहता है। ठीक है, दंत की बात करें आपकी, तो आपके दंत में जो है जो आपका दंत आता है ये त वर्ग इसमें सारा ही रहता है, साथ में इसमें स जो है वो भी रहता है, त थ द ध न, और स जो है आपका ये भी रहता है। ओष्ठ की अगर हम बात करें तो ओष्ठ में आपका प वर्ग सारा ही रहता है, प व भ भ म, और उ ये भी आपके ओष्ठ में ही आते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा होगी तो ऑप्शन बी राष्ट्रीयता जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कारतूस किस भाषा का शब्द है, तो कारतूस जो है ये आपका फ्रेंच भाषा का शब्द है, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 97 की बात करें, मोर का पर्यायवाची शब्द है तो आपको पता है मोर का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो कलापी है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 98 की तरफ। 98 है कि निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। देखिए अवधि पूर्वी हिंदी की है, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की है, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की है। ठीक है, भोजपुरी की अगर बात करें, पूर्वी हिंदी की बोल रहे हैं भोजपुरी, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो भोजपुरी आती है ये पूर्वी हिंदी की नहीं आती बल्कि बिहारी हिंदी की आती है, और मागधी अपभ्रंश से ही उत्पन्न हुई है। अगर मैं इसकी सारी डिटेल बताना चाहूँ अभी तो मतलब काफ़ी लंबा हो जाएगा, पर पीछे मैंने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस कर लिया है, आप वो वीडियो जाके ज़रूर देख लें। ठीक है, आगे चलते हैं 99 की तरफ। निम्न बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, आपको पता है ये 3 तो आती हैं।
अवधी, बघेली और ये छत्तीसगढ़ी ये तो आती हैं, पर भोजपुरी नहीं आती है। भोजपुरी जो आपकी बिहारी हिंदी की है, ठीक है। आगे चलते, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है? तो आपको पता है पाली जो है ये बौद्ध साहित्य से जुड़ी हुई भाषा है। ये क्वेश्चन मैंने पीछे नहीं बताई, तो इसको मैं थोड़ा सा बता दूं कि सबसे पहले हमारे पास वैदिक संस्कृत आती है, फिर लौकिक संस्कृत आती है, फिर पाली आती है, फिर प्राकृत आती है, फिर अपभ्रंश आती है, ठीक है। इनका जो क्रम चलता है ना, ये इसी तरह से चलता है, और ये क्रम कई बार पूछ भी लिया आपसे जाता है। तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अबहट, फिर प्राचीन हिंदी, फिर प्रारंभिक हिंदी आपकी आती है, ठीक है। तो इस तरह से इनका ये क्रम चलता है। अगर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो आपको पता है खड़ी हिंदी की उत्पत्ति जो है वो शॉर्ट्स यानी अपभ्रंश से हुई है। तो इसका जो है वो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। खड़ी बोली जो है आपकी, ठीक है। खड़ी बोली तो आपको पता ही है कि जो खड़ी पश्चिमी हिंदी से हुई है, इसकी जो बोलियां अन्य है वो कौरवी कन्ने नाम खड़ी बोली है ना। हरियाणवी, दक्खनी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, इन सभी की उत्पत्ति जो है वो आपकी शॉर्ट्स यानी अपभ्रंश से ही हुई है, ठीक है। उसके बाद मागधी अपभ्रंश की भी अगर मैं बात बता दूं आपको, तो मागधी अपभ्रंश से आपकी जो है बिहारी हिंदी यानी कि भोजपुरी, मगही, मैथिली ये बोलियां उत्पन्न हुई हैं। अर्धमागधी की अगर हम बात करें तो इसमें पूर्वी हिंदी इसकी उपभाषा आती है, और इसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये बोलियां जो है इनकी हैं, और ये अर्धमागधी से ये बोलियां उत्पन्न हुई हैं, ठीक है। और पैशाची अपभ्रंश की भी अगर हम बात कर लें तो पैशाची का वैसे इतना पूछा नहीं जाता, पर महाराष्ट्र जो अन्य आती हैं वो आपकी पैशाची में ही आती हैं, ठीक है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो आज थोड़ा लंबा हो गया है चलिए, डिटेल बताने के लिए बहुत ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।